Hello students, so let's begin with your new topic from your organic basic concepts of organic chemistry. So today we are going to learn about some more important basic about your this chapter. Okay, so last time what we had done, we had seen till your nomenclature. So nomenclature part is absolutely clear in your mind. Now let's begin with the new topic of this chapter. So before that, let's see some offers which our app is providing you. So these are the some offers like classroom videos are available on our app, 3D videos, lecture videos are also there on our app. Along with that, we are also having smart board videos, and then recent live lectures also you can see there. Content, lot of content are there, so you can take advantage of content which is present on our app. Along with that, free solution, practice tests, worksheets and doubt session also we keep for students. So these are the some offers which you can take advantage of these all offers. And then some more offers we are giving you, like for the class KG to 10 standard, the basic amount is the basic fees are 30,000, but on discount you are getting this opportunity only at 8,999 rupees. So you can grab this opportunity. And also for the 11th and 12th standard, the basic amount is 30,000, but again you are getting this opportunity only at 8,999 rupees. So grab this opportunity and join us. So thank you. So let's continue with this. So again what we are going to study today, so reaction mechanism we have to see. ठीक है, तो ये कौन सा नंबर है? ये आपका पार्ट 4 केमिस्ट्री का है. तो अब तक हमने देखा था सारे बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं स्टार्टिंग के, व्हाट आर द कार्बन के बेसिक्स, व्हाट आर द नॉमेनक्लेचर्स, और अब जो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर का. तो स्टार्ट करते हैं. ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जो हम देखने वाले हैं, एंड बेस्ड ऑन दीज ऑल कॉन्सेप्ट विल गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है, तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें कवर करना है? फर्स्ट वन इज फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग कैसे होती है वो एग्जैक्टली हमें देखना है यहाँ पे. उसके बाद व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल्स. अब ये दोनों टर्म का मतलब क्या होता है और एग्जैक्टली ये रिएक्शन में कहाँ यूज होता है या रिएक्शन में इसका रोल क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन. इलेक्ट्रॉन्स का क्या मूवमेंट, आपके जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्टली कैसे मूवमेंट होता है वो भी हम देखेंगे. Then electron displacement effect in covalent bond, and then inductive effect, electromagnetic effect, resonance. So these are the some important topics, important basic for your organic chemistry. तो start करते हैं. First आपका fission of covalent bond. तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ये हमने अच्छी तरह से देखा था. एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर. So here let's take one very beautiful, very simple example of your covalent bond formation. So for that let's take Cl2. Yes, Cl2. ठीक है, Cl2 को how can we write? We can write Cl2 like this, Cl and Cl. ठीक है, so this is your covalent bond. covalent bond form कैसे होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. अब ये एग्जैक्टली फॉर्म कैसे है वो तो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, बट फिर भी इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है. दो टाइप के बॉन्ड अब तक हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है. राइट, सो लेट्स सी हाउ वी आर गेटिंग दिस बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड. सो सपोज आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17. ओके, व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? 287. ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है. तो 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो ये एक क्लोरीन हो गया जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, और उसको क्या कंप्लीट करना है? ऑक्टेट. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है? 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है. तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको कौन प्रोवाइड करेगा? क्लोरीन ही प्रोवाइड करेगा. कैसे प्रोवाइड करेगा? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे जब इसके साथ इसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया.
उसी तरह से इस क्लोरीन ने भी अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स अब कंप्लीट हो गया, दोनों का ऑक्टेट सेटिस्फाइड है और दोनों के बीच में क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड, ये अब यहाँ पे इस बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होगी, इस बॉन्ड की, कोवैलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होगी, किस तरह से ब्रेकिंग होगी उसको हम बोलेंगे फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग दो तरह से होगी, फर्स्ट होगी होमोलिटिक फिजन एंड सेकेंड जो टाइप है दैट इज हेट्रोलिटिक फिजन। ओके, होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलिटिक फिजन। तो ये दोनों फिजन, दोनों ब्रेकिंग कैसे होगी, किस कंडीशन में होगी, और इन दोनों तरह के आपके फिजन में, ब्रेकिंग में किस तरह के आयंस फॉर्म होते हैं, तो हमें वो डिटेल में स्टडी करना है। ओके, सो कोवैलेंट बॉन्ड आपका दो तरह से ब्रेक हो सकता है, उसका फिजन दो वेज में होगा, एक तो होगा होमोलिटिक फिजन, दूसरा होगा आपका हेट्रोलिटिक फिजन। तो देखते हैं दोनों का मीनिंग, व्हाट इज होमोलिटिक फिजन एंड व्हाट इज हेट्रोलिटिक फिजन। सो लेट्स सी हियर, so let's see what is homolytic fission and what is heterolytic fission. Okay, okay, homolytic fission, and so let's begin with the first one, that is homolytic fission. So let's see is homolytic fission. अब homolytic fission में देखो क्या होगा, आपके पास समझ लो हमने यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल ले लिया, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, डाई एटॉमिक यहाँ पे मॉलिक्यूल हम ले ले, तो क्लोरीन ले लिया हमने, क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन में यू कैन से देयर इज कोवैलेंट बॉन्डिंग बिटवीन टू क्लोरीन। अब दोनों क्लोरीन, आपको पता है कि दोनों क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियस सी बात है सेम होगी क्योंकि दोनों ही क्लोरीन है, ठीक है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से जो ये कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे अगर एक दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग होता तो उसकी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन, आपके कोवैलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते, बट इस कंडीशन में क्या है, बोथ क्लोरीन आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, एग्जैक्टली सेम। सो इन दैट केस व्हाट विल गोइंग टू हैपन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस क्लोरीन को शिफ्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को शिफ्ट होगा। तो इस कंडीशन में क्या फॉर्म हो जाएगा, यू विल गेट Cl प्लस Cl, ठीक है, Cl प्लस Cl मिल जाएगा, बट दोनों Cl के पास क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। सो व्हेन एनी एटम इज कैरिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्री रेडिकल, it is called as what, free radical. So you will get two free radical here. Okay, so here one free radical and here also you are getting one free radical. So when you are getting free radical in homolytic fission, you are getting free radical. और homolytic fission कब होगा, जब आपके दोनों atoms are equally electronegative. So in that case homolytic fission will going to happen. Now begin with the heterolytic fission. When this fission will going to happen, अब इसके लिए हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस CH3Cl मिथाइल क्लोराइड है, जिसमें यहाँ पे बॉन्डिंग, अगर आप कोवैलेंट बॉन्डिंग देख रहे हो तो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में है। तो क्लोरीन और कार्बन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन होता है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्लोरीन क्या करता है, अपने दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। सो दोनों इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, क्लोरीन विल टेक बोथ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ओके, सो क्लोरीन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सो बोथ इलेक्ट्रॉन विल कम टुवर्ड्स क्लोरीन। सो इन दैट केस क्लोरीन विल गोइंग टू फॉर्म नेगेटिव चार्ज, और कार्बन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाती है, तो कार्बन क्या फॉर्म करता है, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपको देखो दो तरह के आयंस मिलते हैं, एक आपको कटायन मिलता है, बट यहाँ पे कार्बन पे आपका कटायन फॉर्म हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज कार्बोकटायन। ओके, दिस इज कार्बोकटायन एंड अनदर आयन इज योर एनायन। So you will get two kind of ion here, cation and anion. So two kind of ion will get in the case of heterolytic fission, जहाँ पे आपका fission इक्वल नहीं है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, और सामने वाला फिर जो आयन होगा, एटम होगा, वो
वहाँ पे कटायन फॉर्म करेगा, एंड अनदर वन विच इज विड्रॉइंग बोथ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ will going to form what negative charge, that is in the form of anion. तो ये होता है आपके कोवलेंट बॉन्ड का दो तरह का फिजन, कोवलेंट हेट्रोलिटिक फिजन एंड होमोलिटिक फिजन. होमोलिटिक फिजन में हमें क्या मिलता है, फ्री रेडिकल मिलता है, और हेट्रोलिटिक फिजन में हमें क्या मिलता है, कटायंस मिलते हैं. ठीक है, कटायंस एंड एनायंस मिलते हैं. सो दिस इज योर हेट्रोलिटिक फिजन and homolytic fission. So let's see here some examples. This example already we have seen. यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होगा, आपको कटायन एनहांस मिलेगा, और होमोलिटिक फिजन में आपको फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, राइट. सो हियर यू कैन सी दिस इज योर होमोलिटिक फिजन एंड दिस इज माय हेट्रोलिटिक फिजन. ठीक है, दिस इज हेट्रोलिटिक फिजन, ये भी होमोलिटिक ही है. हेट्रोलिटिक का अनदर एग्जांपल इज हियर. दिस इज योर हेट्रोलिटिक फिजन, जहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग हम देख रहे हैं कार्बन और क्लोरीन के बीच में. तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा और ये फॉर्म करेगा नेगेटिव चार्ज, जबकि इसके अपोजिट वाला फॉर्म करेगा पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज योर कटायंस एंड अनायन. नाउ हियर सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट योर फिजन इज, यहाँ पे लेट्स रीड सम पॉइंट एंड देन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन हियर. यहाँ पे चार तरह के आपके फ्री रेडिकल दिए हुए हैं. प्राइमरी फ्री रेडिकल, then secondary, tertiary and one more is methyl free radical. अब हमें ये चारों फ्री रेडिकल में से ये देखना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वी शुड नो कि ये चार टाइप के अगर हमारे पास फ्री रेडिकल रहते हैं तो उन चारों टाइप के फ्री रेडिकल में से सबसे स्ट्रॉन्ग फ्री रेडिकल कौन सा होगा या सबसे स्टेबल कौन सा होगा. ठीक है, तो सबसे स्टेबल ये चार में से आपका होता है टर्शरी. अब रीज़न क्या है, क्यों टर्शरी फ्री रेडिकल आपका ज़्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल. जिस फ्री रेडिकल के पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उसे हम मानेंगे वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा. तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, लेट्स सी अल्फा हाइड्रोजन. अब यहाँ पे ये मेरा फ्री रेडिकल है. फ्री रेडिकल मतलब एटम कैरिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्री रेडिकल. तो इस फ्री रेडिकल को जितने कार्बन अटैच हैं उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन एग्जैक्टली होता क्या है, अल्फा कार्बन ये होता है कि जिस कार्बन जो कि आपके फंक्शनल ग्रुप को अटैच रहेगा उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन. जैसे कि आपके पास एक चेन में बना दूं और जिसमें मैं कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा दूंगी. सो दिस इज माय अल्कोहल. ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है. तो अल्कोहल को जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन को जो कार्बन अटैच होगा वो बीटा कार्बन होगा. बीटा को जो अटैच होगा वो गामा होगा. ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन पे डिसाइड करेंगे. अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा, बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन होगा. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो फ्री रेडिकल को कार्बन अटैच रहेंगे उसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. जिस फ्री रेडिकल के पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसे हम बोलेंगे वो ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, तो अब ये चार स्ट्रक्चर में से सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास दिख रहे हैं आपको. अब टर्शरी में ये जो फ्री रेडिकल है इसको 3 कार्बन है और हर एक कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन अटैच हैं. तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके टर्शरी के केस में, 3, 3, 6 एंड 9. तो 9 यू आर हैविंग 9 अल्फा हाइड्रोजन इन द केस ऑफ टर्शरी. और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है. यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है. यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. तो आपके टर्शरी के पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है. सो लेट्स सी those radical which will be having maximum number of alpha hydrogen will be more stable.
Okay, therefore tertiary free radical is highly stable while methyl free radical is least stable. This is something very important basic that you should know कि अगर free radical दिया होगा आपको तो उसमें से आपको decide करना होगा which free radical will be more stable. तो वो decide करने के लिए आप क्या करोगे, immediately you will go start counting number of alpha hydrogen. So the radical which is having more alpha hydrogen will be more stable. Okay, so this is your free radical. Okay, let's understand another topic that is what nucleophile and electrophile. इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटू सा रिएक्शन देखेंगे और उस रिएक्शन के थ्रू हम ये दोनों टर्म्स को समझेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सा छोटा सा रिएक्शन और इस रिएक्शन के थ्रू हम ये टर्म को समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स सी दैट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग वन वेरी स्मॉल रिएक्शन. जैसे ये हमने देखा है व्हाट इज मिथाइल. Okay, let me rewrite this. ये हो गया मेरा मिथाइल क्लोराइड और इसके साथ मैंने एक एल्कली को रिएक्ट करवाया. एल्कली है एक्वेस मीडियम में. ठीक है, एक्वेस मीडियम में. एल्कली आपका दो मीडियम में हो सकता है, एक्वेस मीडियम में भी हो सकता है और अल्कोहलिक मीडियम में भी हो सकता है. तो ये एक्वेस मीडियम में है. अब क्या हुआ यहाँ पे देखो क्या हुआ. जब यहाँ पे आपके मिथाइल क्लोराइड में ये एक न्यूक्लियोफाइल है और इस एल्कली में ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इस न्यूक्लियोफाइल को ये रिप्लेस कर देगा. सो जब ये रिप्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा आपका CH3OH एंड NaCl. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है आपका सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है. तो यहाँ पे दिस इज माई रिएक्टेंट. ठीक है, दिस इज माई रिएक्टेंट और रिएक्टिंग you can write this is reactant or substrate also we can say. ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ substrate. This is my substrate and this is my attacking reagent. क्योंकि इसी की अटैक करने की वजह से आपके substrate में changes आता है. So this is my attacking reagent and this is my product. ठीक है, ये मेरे प्रोडक्ट हैं. तो ये अटैकिंग रिएजेंट जो है ये आपके सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और इसी की वजह से आपके पूरे रिएक्शन में चेंजेस आते हैं. सो दिस इज व्हाट योर अटैकिंग रिएजेंट. सो वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल. अनदर वन इज योर इलेक्ट्रोफाइल. तो हमारे पास दो टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट हैं, nucleophile and electrophile. So now let's see what is nucleophile and electrophile in detail. अब यहाँ पे देखते हैं electrophile और nucleophile को डिटेल में. So nucleophile and electrophile. ठीक है, let's begin from the nucleophile. सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं. न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग. इसका मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग. ओके, न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग. तो ये न्यूक्लियस लविंग है. न्यूक्लियस लविंग है मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अटैक करेगा. तो कोई पॉजिटिव चार्ज पे कब अटैक करता है? जब वो खुद नेगेटिवली चार्ज होता है तब वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है. सो योर this nucleophile is nucleus loving means what it will going to attack at positive charge. तो वो कौन सा चार्ज कैरी करता है? वो खुद नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इसलिए तो वो पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा. सो योर न्यूक्लियोफाइल इज इट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज. इट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज. और ये अटैक किस पे करेगा? दिस विल अटैक एट पॉजिटिव साइड. At positive site. What are the example? What are the example we can include under this nucleophile? So nucleophile में आपका आ सकता है Cl minus, OH minus, Cn minus. So these all can come inside your nucleophile. ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं what is electrophile. Electrophile मतलब electrons loving species. It is electron loving species. अब ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग कब होगा? जब इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होगी. सो यहाँ पे दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज.
and this will attack at negative side. This will attack at negative side. And what can be the example of your electrophile? Example can be your H plus, that is proton, and your all halides can be in the positive form, in the form of electrophile also. So your when halides are acting as a electrophile, in that case they are carrying positive charge, और उस टाइम उसका नाम क्या हो जाएगा? जैसे पॉजिटिव, अगर Cl पॉजिटिव होगा तो हम लिखेंगे क्लोरोनियम आयन, bromonium ion, idonium, fluoronium, like that. So it is your electrophile, okay, Br plus, like that, fine. So these are your nucleophile and electrophile. अब यहाँ पे कुछ और important term देख लेते हैं electrophile और nucleophile में. nucleophile को हम Lewis bases भी बोलते हैं, Lewis bases भी बोलते हैं. What is bases? According to the Lewis, what are the bases? Bases are having tendency to donate pair of electron. Bases are having tendency to donate pair of electron. तो ये Lewis bases कैसे एक्ट करेंगे? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं. Lewis bases के एग्जाम्पल है जैसे कि आपका ROH हो गया, अल्कोहल, या ईथर हो गया, या आपका वाटर हो गया. अब ये क्यों मैंने बताया, वाई दीज ऑल आर एक्टिंग एज ए लुईस बेसिस? क्योंकि इन सबके पास ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन इज कैरिंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑलवेज यू नो वेरी वेल, ऑक्सीजन ऑलवेज कैरी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है इजिली, राइट? So it can donate lone pair of electrons. Okay, that's why they are called as what? Lewis bases. तो इन bases को हम बोलते हैं neutral nucleophile. इसको हम बोलते हैं neutral nucleophile. ठीक है. अब आते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल पे. इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल को हम बोलते हैं लुईस एसिड. इलेक्ट्रोफाइल को हम लुईस एसिड भी बोलते हैं. क्यों इसको लुईस एसिड बोलते हैं, यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे पहले लुईस एसिड का, फॉर एग्जाम्पल AlCl3, BF3, BCl3, BBr3 एंड सो ऑन. अब इसको हम लुईस एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आपका जितने भी यहाँ पे हमने यहाँ पे कंपाउंड बनाए हैं, लुईस एसिड्स यहाँ पे जितने बनाए हैं, इन सब में आपका जो सेंट्रल एटम रहता है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है. तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से हम इसको लुईस एसिड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का ही ले लेते हैं. एल्यूमिनियम इज 13 विथ एटॉमिक नंबर एंड 3 इज प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो अब यहाँ पे हर क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे पेयरिंग करेंगे लाइक दिस. अब ये होने के बाद भी क्लोरीन के आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है. इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इजिली अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. सो दिस इज व्हाट लुईस एसिड. लुईस एसिड क्या है? जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है उसे हम बोलते हैं लुईस एसिड. ठीक है. सो दिस इज योर लुईस एसिड. तो यहाँ पे इसको भी हम बोल सकते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल. Okay, so these are the some point for your nucleophile and electrophile. Now let's see here. Okay, so here let's some different point also we are having. Let's see that. So nucleophile and electrophile, nucleus loving species typically have negative charge. Okay, they are having negative charge and non-bonding electron pair available for making a new bond. In Lewis bases we had seen many examples. उनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. सो दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल आर व्हाट? टिपिकली दे आर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज. दे आर हैविंग एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप दैट पुट्स ऑन एन एटम. तो उनके पास मोस्टली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ही होते हैं. जैसे कि अभी हमने कुछ एग्जांपल देखा था Cl प्लस Br प्लस H प्लस. तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होने की वजह से ये हमेशा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है. तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं.
What are the examples? These are the some examples of your nucleophile, जहाँ पे आप देख सकते हो these are neutral nucleophile or these are Lewis bases. Okay, and these are the some example of your electrophile. So these are like when compound is having carbonyl group. What is carbonyl group? C double bond O is called as what? Carbonyl group. तो ऐसे functional group जिसमें carbonyl group present होता है उसे भी हम बोलते हैं electrophile. बहुत सारे ऐसे functional group हैं जिसमें carbonyl group like aldehyde, ketone, ester. So ये सारे जो compound होते हैं इनको हम बोलते हैं electrophile. ठीक है, क्योंकि इसमें carbonyl group present होता है. Now let's see some typical example of electrophile and nucleophile here. So first let's see about the electrophile. So molecule with leaving group like alkyl halide are molecule which easily releases its base, you can say, or its nucleophile. तो यहाँ पे Cl जो है, अगर हम आगे भी पढ़ने वाले 11th-12th स्टैंडर्ड में अल्काइल हैलाइड का मैकेनिज्म SN1 SN2 मैकेनिज्म वहाँ देखेंगे कि किस तरह से आपके जितने भी हैलाइड जब आपके अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच रहते हैं तो वो बेस्ट लीविंग ग्रुप एक्ट करते हैं. तो जितने भी आपके अल्काइल हैलाइड है जहाँ पे हैलाइड बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है वो भी आपके इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं. उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप मैंने अभी बताया जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है. क्यों एक्ट करता है? अब कार्बोनिल जो ग्रुप आपको होता है, सपोज दिस इज योर कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन इज सो इन दैट केस व्हाट यू विल गोइंग टू गेट, ऑक्सीजन पे यहाँ पे 2 लोन पेयर तो ऑलरेडी था, एक लोन पेयर और आ जाएगा आपका. ठीक है, अब यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा. सो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट यहाँ पे फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड भी आपका इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं. और उसी के साथ न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स कुछ हैं हमारे पास. तो जितने भी लुईस बेसेस या आपके अनायंस हैं, बहुत सारे अनायंस तो हम नहीं बोलेंगे बट कुछ सिलेक्टेड अनायंस और लुईस बेसेस आपके न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं. So these are the some examples of your nucleophile and electrophile. Okay, now we are having some more important question here. Some important points कि यहाँ पे आपके alkyl halide best electrophile क्यों act करते हैं. So alkyl halides are excellent electrophile because halogen share a polar bond with the carbon, are polarizable and form relatively stable leaving group as halide ion. तो मोस्टली हमने देखा अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड में आपका कार्बन Cl के साथ अटैच होता है. अभी हमने हेट्रोलिटिक फिजन में देखा था कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है और यहाँ पे ये सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है और यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है. सो यहाँ पे आपका Cl इस तरह से सेपरेट हो जाता है एंड यू गेट व्हाट? कार्बोकैटायन. ओके, यू गेट व्हाट? कार्बोकैटायन. ठीक है, तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में आपका जो बेस रहता है वो बहुत ही अच्छा एक लिविंग ग्रुप एक्ट करता है. तो इसकी वजह से भी आपका अल्काइल हैलाइड इज एक्टिंग एज ए एक्सीलेंट इलेक्ट्रोफाइल. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस बेसिक. तो यहाँ पे हमने ये दिखाने की कोशिश की है क्या अल्फा कार्बन क्या होता है. मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई कार्बन आपके फंक्शनल ग्रुप को अटैच रहता है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन और उसके हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन. जैसे ये कार्बन है, ये आपके फंक्शनल ग्रुप को अटैच है तो ये अल्फा कार्बन होगा और इसके हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो. ओके, सो हियर वी आर हैविंग सम पॉइंट्स for your nucleophile and electrophile. So let's read out all the points. An electrophile is an atom or molecule that can accept an electron pair. An electrophile is an atom or molecule that can accept an electron pair. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि हमने बताया लुईस एसिड रहता है. लुईस एसिड का ऑक्टेट हमेशा इनकम्प्लीट होने की वजह से वो 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर सकता है. तो हम उसको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं उस एग्जाम्पल को. दे आर इधर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रली चार्ज. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आर ऑलवेज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज. या तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का हमने एग्जाम्पल देखा था जितने भी लुईस एसिड्स थे
undergo electrophilic addition and electrophilic substitution reaction. What these terms are, we'll going to see in detail. They are also called as what? Lewis acid. ठीक है, तो उसी तरह से आपके न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं डोनेट करने के लिए, एंड ईदर दे आर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रली चार्ज. ठीक है, लुइस बेसिस को हमने न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बताया था क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं था, तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल देम either they are neutrally charged ion or they are negatively charged ion. So they undergo nucleophilic addition न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जाएंगे या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे. एडिशन और सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो हमें पता है. न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या होता है, जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होता है तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, या जब किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. These are also called as what? Lewis bases के अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे. जितने फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे ऑक्सीजन रहते हैं with 2 lone pair of electron, they are called as what? Lewis bases. Okay. So these are your some basics regarding your fission, type of fission, and your nucleophile and electrophile. Now let's solve some question based on these basics. So let's start with the first question here. What is the breaking of covalent bond in such a way that both electron of the shared pair are carried away by one of the atom? ठीक है, अभी हमने दो टाइप देखा. एक टाइप में हमने देखा होमोलिटिक फिजन, दूसरे में देखा हमने हेटेरोलिटिक फिजन. तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया, तो वो कौन से टाइप का आपका ब्रेकिंग होगा, वो किस टाइप का फिजन है? तो डेफिनेटली वो होगा आपका हेटेरोलिटिक फिजन, क्योंकि होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, बोथ एटम विल गोइंग टू शेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन. सो इन दैट केस यू विल गोइंग टू गेट फ्री रेडिकल. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम में विड्रॉ कर लिया, तो वो हो जाएगा आपका हेटेरोलिटिक फिजन. सो योर आंसर विल बी योर सी विल बी योर आंसर. सो हेटेरोलिटिक फिजन में क्या होगा, वन एटम विल विड्रॉ both the electron towards itself. Why? Because that atom will be more electronegative as compared to the another one. Now the intermediate organic species based on carbon formed by homolytic fission is called as what? अब homolytic fission का हमने example देखा था. अब यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे. So Cl free radical, Cl free radical. So you will get free radical. तो ये आपका इंटरमीडिएट हो जाता है. इंटरमीडिएट इसलिए क्योंकि फ्री रेडिकल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव रहता है और इमीडिएटली किसी दूसरे आयन से या दूसरे टाइप के फ्री रेडिकल से इमीडिएटली रिएक्ट करके बॉन्ड फॉर्म कर लेता है. राइट. सो व्हाट विल बी योर इंटरमीडिएट हियर? फ्री रेडिकल. सी इज योर आंसर. ओके, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन विल गोइंग टू हैपन. नाउ लेट्स सी सम मोर क्वेश्चन. The heterolytic fission takes place between two atoms of widely different with what? So with widely different viscosity, electronegativity, conductivity or all of these. So answer is B. है ना. हेटेरोलिटिक फिशन में एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है और आयंस में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is incorrect about the electrophile? इलेक्ट्रोफाइल अभी हमने सारे पॉइंट देखे, तो देखते हैं इसमें से कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है about your electrophile. So first is electrophiles are positively charged or neutral species having vacant orbital. So this is the correct point. Next is the electrophiles are attacked by most electron populated part of the nucleophile. Yes, correct है ना. इलेक्ट्रोफाइल पे जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उस पर नेगेटिवली चार्ज आयन या तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो करेक्ट है. केमिकल स्पीशीज दैट डू नॉट सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल सच एज कार्बिन एंड रेडिकल्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स. करेक्ट. तो जो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं करता या जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है उसे ही हम कहते हैं लुईस एसिड्स एंड दे आर नथिंग बट इलेक्ट्रोफाइल. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. व्हाट इज द डी पॉइंट? Electrophiles are Lewis bases. No, they are what? Lewis acids. Lewis bases तो क्या होगा, जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका Lewis bases होगा. So they are what? Electrophiles are Lewis acids. Okay, now let's see the next question here.
Which of the following is not an electrophile? Which of the following is not an electrophile? So start करते हैं हम. ये जो है आपका this is molecular, जितने भी मॉलिक्यूलर आपके कंपाउंड होते हैं. अब यहाँ पे ये आपका क्लोरीन जो है मॉलिक्यूल फॉर्म में है, ठीक है, डायटॉमिक फॉर्म में. तो डायटॉमिक फॉर्म में जितने भी होते हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं. तो वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ या अपने अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये हो गया दिस ऑल थ्री आर व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल. HBr जो है, HBr जब आपके डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, डबल बॉन्ड पे अटैक करता है तो H प्लस ही अटैक करता है आपके डबल बॉन्ड पे, ठीक है. तो इसीलिए ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल ही होगा. और जितने भी मॉलिक्यूल जो डायटॉमिक फॉर्म में है, मैंने अभी बताया, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं. सो दीज थ्री आर योर इलेक्ट्रोफाइल व्हाइल दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल. इसके पास एक्स्ट्रा वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सके. सो दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल while the rest three is your electrophile. So which one is not an electrophile? So your answer is A. ठीक है. Now let's move to the next one. Which reagent is a good nucleophile? Which reagent is good nucleophile? अब यहाँ पे ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है. ये भी इलेक्ट्रोफाइल अभी हमने देखा. HBr is also your electrophile. तो यही एक बचा NH3. इसके साथ साथ जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही लो होता है वो गुड इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है. तो बाकी सबकी कंपेयर में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, ठीक है. सो दिस इज एक्टिंग एज ए व्हाट? न्यूक्लियोफाइल. ओके. ऑल्सो नाइट्रोजन इज हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Nitrogen is also having one lone pair of electron. That's why it can easily donate its lone pair of electron for the bond formation. That's why it is nucleophile. So your answer is C. Which of the following can react as a nucleophile? अब यहाँ पे अगर आप आंसर में देखेंगे तो हर एक के पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है. तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे ये सारे के सारे आपके न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं. सो योर आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज. सो दिस मच आर द क्वेश्चन फॉर दिस बेसिक, and in the next class we have to learn some more basic related to this chapter. Thank you so much everyone.